Assalamualaikum dear students. Welcome to my YouTube channel. Hopes you are enjoying good health. So आज हमारा लेक्चर नंबर 2 है सऊदी अरामको के इंटरव्यू में जो सेफ्टी फीचर के रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इससे पहले मैंने लेक्चर नंबर 1 अपलोड किया था, वो आपने लाजमी देखना है। फिर आपने ये लेक्चर नंबर 2 देखना है। इंशाल्लाह मैं 3 से 4 लेक्चर बनाऊंगा इसके रिलेटेड। आज हमारा लेक्चर नंबर 2 है। आइए लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 23 हमारे पास है, व्हाट द इशूअर चेक बिफोर इशूइंग परमिट क्रेन लिफ्टिंग। जो इशूअर होता है, जो परमिट को इशू करता है, जब उसने क्रेन लिफ्टिंग का परमिट इशू करना होता है तो इशू करने से पहले वो क्या क्या चीज़ें चेक करता है। इसमें लिफ्टिंग गियर फिजिकल कंडीशन देखेगा, जिसके थ्रू लिफ्टिंग करनी है। जो गियर होते हैं, ठीक है, लिफ्टिंग गियर, उनकी फिजिकल कंडीशन चेक की जाती है कि ये प्रॉपर इनकी कंडीशन है या नहीं, या मेंटेनेंस की ज़रूरत है लिफ्टिंग गियर्स को। फिर ऑपरेटर एंड रिगर सर्टिफिकेट, जो ऑपरेटर होता है जिसने क्रेन चलानी है, ऑपरेट करनी है, उसका सर्टिफिकेट चेक किया जाएगा। और जो रिगर है जिसने क्रेन लिफ्टिंग करवानी है, ठीक है, जो सिग्नल मैन होता है, उसका सर्टिफिकेट चेक किया जाएगा। फिर क्रेन चेकलिस्ट, क्रेन की एक चेकलिस्ट होती है जो फिल की जाती है प्रॉपर, कि क्रेन प्रॉपर कंडीशन में है, कोई मसला तो नहीं है क्रेन में। क्रेन की प्रॉपर इंस्पेक्शन की जाती है जिसमें एक चेकलिस्ट होती है, उसको फिल किया जाता है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो इशूअर चेक करेगा क्रेन लिफ्टिंग परमिट इशू करने से पहले। फिर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 24 है, लिफ्टिंग रिक्वायरमेंट्स। मीन्स के जब भी हमने लिफ्टिंग करवानी है तो उसकी कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं। वो कौन कौन सी हैं? सबसे पहले क्रिटिकल लिफ्टिंग वर्क परमिट। हमने क्रिटिकल लिफ्टिंग का वर्क परमिट लेना है। जैसा कि हम सबको पता है कि जब भी हाई रिस्क एक्टिविटी परफॉर्म करनी हो, उसके लिए हम क्या लेते हैं? वर्क परमिट लेते हैं, ताकि हम सेफली काम कर सके। इस तरह क्रिटिकल लिफ्टिंग हाई रिस्क एक्टिविटी है, इसके लिए हम क्या लेंगे? वर्क परमिट लेंगे। फिर क्रिटिकल लिफ्ट प्लान, हमारे पास क्रिटिकल लिफ्टिंग का प्लान होना चाहिए, जो कि रिगर लेवल 1 जो होता है, जिसे रिगिंग सुपरवाइजर कहते हैं, वो बनाता है। जिसमें प्रॉपर मेंशन होता है कि लोड किस एंगल पे उठाएंगे, किस तरह उठाएंगे, स्लिंग्स कौन सी यूज़ होंगी, या जो क्रेन है उसकी जो सेफ वर्क लोड लिमिट है वो कितनी है। वो सारी चीज़ें क्रिटिकल लिफ्टिंग प्लान में मेंशन होती हैं। फिर क्रेन इंस्पेक्शन स्टिकर, जो क्रेन होती है उसकी प्रॉपर इंस्पेक्शन की जाती है। उसके बाद उसके ऊपर एक स्टिकर लगाया जाता है। जिस तरह थर्ड पार्टीज होती हैं, वो आके इंस्पेक्शन करती हैं, अगर क्रेन प्रॉपर हो, बिल्कुल ठीक हो, उसके ऊपर वो स्टिकर लगा देती हैं। फिर क्रेन क्या हो जाती है? थर्ड पार्टी सर्टिफाइड। हम क्रेन का जो इंस्पेक्शन स्टिकर है वो चेक करेंगे कि क्रेन थर्ड पार्टी सर्टिफाइड है या नहीं है। फिर रिगर एंड ऑपरेटर सर्टिफिकेट, जो रिगर है, जो सिग्नल मैन है, ठीक है, जिसने लिफ्टिंग करवानी है, उसका सर्टिफिकेट चेक करेंगे हम। और जो ऑपरेटर है, जो क्रेन को चला रहा है, उसका सर्टिफिकेट हम चेक करेंगे। फिर सेफ डिस्टेंस फ्रॉम पावर लाइन, जो पावर लाइंस हैं अनर्जाइज्ड, जिस तरह इलेक्ट्रिसिटी की वायर्स जा रही हैं ऊपर, ठीक है, ओवरहेड पावर लाइंस, उससे हमने सेफ डिस्टेंस रखना है अगर उनके नज़दीक हम लिफ्टिंग करवा रहे हैं। क्योंकि अगर क्रेन का जो बूम है वो पावर लाइंस के साथ टकरा जाएगा तो क्या होगा? अर्थिंग होगी, ठीक है। तो हमने सेफ डिस्टेंस जो है वो पावर लाइन से बरकरार रखना है। फिर बूम सेफ एंगल 45, जो बूम होता है क्रेन का, उसका जो सेफ एंगल होता है जिस पे हमने लिफ्टिंग करनी होती है, वो कितना होता है? 45, ठीक है। ये कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं लिफ्टिंग की। फिर हमारे पास है लिफ्टिंग हैज़र्ड। मीन्स के अगर हम लिफ्टिंग करवा रहे हैं, उसमें हैज़र्ड कौन कौन से हो सकते हैं, हमें कौन कौन सी चीज़ें नुकसान पहुंचा सकती हैं। सबसे पहले क्रेन फॉल, क्रेन जो है वो फॉल कर सकती है या क्रेन कोलैप्स कर सकती है। फिर ओवर टर्न हो सकती है क्रेन। फिर ओवर स्पीड जो है, ये भी हमारे लिए हैज़र्ड है। फिर ऑयल लीकेज, अगर ऑयल लीक कर रहा है क्रेन का, वो भी हमारे लिए हैज़र्ड है। फिर मैकेनिकल फेलियर, क्रेन जो है वो मैकेनिकली फेल हो सकती है, उसमें कोई मसला बन सकता है मैकेनिकली। फिर ओवरलोडिंग, अगर क्रेन को ओवरलोड करेंगे तो ये भी हमारे लिए क्या है? हैज़र्ड है। मीन्स के क्रेन की एक होती है SWL, सेफ वर्क लोड लिमिट, अगर उसको हम एक्सीड करेंगे, मीन्स के क्रेन की जो रेटेड कैपेसिटी है उससे ज़्यादा वजन उठाएंगे हम, तो क्रेन क्या हो जाएगी? ओवरलोड हो जाएगी। इससे क्या होगा? क्रेन जो है वो कोलैप्स कर जाएगी। तो ओवरलोडिंग भी हमारे लिए क्या है? हैज़र्ड। फिर ग्राउंड सरफेस इज नॉट लेवल, जहाँ पे हम लिफ्टिंग करवा रहे हैं, अगर वहाँ पे जो ग्राउंड का लेवल है वो बिल्कुल हमवार नहीं है, प्रॉपर नहीं है, ठीक है, तो वो हमारे लिए क्या होगा? हैज़र्ड होगा। इससे क्या होगा? क्रेन जो है वो ओवर टर्न हो सकती है, ठीक है, अगर ग्राउंड सरफेस लेवल जो है वो प्रॉपर नहीं है। ये कुछ लिफ्टिंग के हैज़र्ड हैं। फिर हमारे पास है डिफाइन लोटो। लोटो स्टैंड फॉर लॉक आउट टैग आउट।
सो इसकी डेफिनेशन क्या है? लॉक आउट टैग आउट इज सेफ्टी प्रोसीजर टू प्रिवेंट द एक्सीडेंटली स्टार्टअप ऑफ मशीन। इट इज यूज टू प्रोटेक्ट द पीपल फ्रॉम इंजरी। लोटो बेसिकली एक सेफ्टी प्रोसीजर है जो इंडस्ट्रीज में यूज होता है जब भी हमने मेंटेनेंस का काम करना होता है। फॉर एग्जांपल एक मशीन है वो इलेक्ट्रिसिटी पे ऑपरेट कर रही है, उसकी हमने अगर मेंटेनेंस करनी है तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम जो सर्किट ब्रेकर है पीछे उसको हम क्या करेंगे? ऑफ कर देंगे ताकि इलेक्ट्रिसिटी की जो सप्लाई है वो रुक जाए। सो जब हम सर्किट ब्रेकर को ऑफ करेंगे उसके ऊपर हम क्या अप्लाई करेंगे? लोटो। एक लॉक लगाएंगे, एक टैग लगाएंगे, ताकि अगर हम मेंटेनेंस का काम कर रहे हैं, अगर बाहर से कोई बंदा आया है वो सर्किट ब्रेकर को ऑन ना कर दे। अगर लोटो लगा होगा तो बंदे को पता होगा आगे मेंटेनेंस का काम हो रहा है। अगर लोटो नहीं लगा होगा तो बंदे को पता नहीं होगा कि आगे मेंटेनेंस का काम हो रहा है, तो वो सर्किट ब्रेकर को ऑन कर देगा। इससे क्या होगा? इससे इलेक्ट्रिसिटी की जो सप्लाई है वो दोबारा से चालू हो जाएगी, ठीक है? तो जो आगे लोग काम कर रहे हैं वो इलेक्ट्रिसिटी के साथ लग जाएंगे, वो इंजर्ड भी हो सकते हैं, उनकी डेथ भी हो सकती है। सो अभी आपको मैं लोटो दिखाता हूँ ये किस तरह का होता है। ये देखिए, ये है लोटो हमारे पास। इसमें एक लॉक होता है और ये एक लॉक है और ये एक टैग है। इसमें एक लॉक होता है और एक टैग होता है। सो ये हम अप्लाई करेंगे सर्किट ब्रेकर के ऊपर ताकि बाहर से कोई भी बंदा आए उसको पता हो आगे मशीन पे काम हो रहा है, हमने सर्किट ब्रेकर को ऑन नहीं करना। फिर हमारे पास है लोटो वेयर इंस्टॉल्ड। लोटो को हम कहाँ-कहाँ पे इंस्टॉल कर सकते हैं? ऑन इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट इंस्टॉल्ड इन जंक्शन बॉक्स एंड ब्रेकर। जिस तरह अभी मैंने आपको एक एग्जांपल दी थी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट की, ठीक है? उसके ऊपर इंस्टॉल कर सकते हैं। जंक्शन बॉक्स या सर्किट ब्रेकर्स जो होते हैं उसके ऊपर इंस्टॉल कर सकते हैं। या मैकेनिकल इक्विपमेंट, कोई इक्विपमेंट है, कोई मशीन है, उसके ऊपर हम इंस्टॉल कर सकते हैं। या वेल्व, जो पाइपलाइंस के ऊपर वेल्व लगे होते हैं, ठीक है? उसके ऊपर हम लोटो अप्लाई कर सकते हैं अगर हमने पाइपलाइंस की मेंटेनेंस करनी है, ठीक है? जिसमें कोई गैस जा रही है या लिक्विड जा रहा है, ठीक है? तो उसके ऊपर हम लोटो अप्लाई कर सकते हैं ताकि हम सेफली काम कर सकें, कोई भी बंदा मशीन को ऑपरेट ना करे जब तक मेंटेनेंस का काम कंप्लीट ना हो जाए। फिर हमारे पास है व्हाट इज TWA एंड SWL स्टैंड फॉर। TWA स्टैंड फॉर टाइम वेटेड एवरेज एंड SWL स्टैंड फॉर सेफ वर्कलोड लिमिट। सो टाइम वेटेड एवरेज क्या होता है? जितनी भी हैजर्डियस गैसेज हैं, फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन सल्फाइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड है या अमोनिया है, इनकी कुछ ना कुछ लिमिट हमें अलो होती है। अगर उसके सामने हम एक्सपोज हो जाएं तो ये गैसेज हमें नुकसान नहीं पहुंचाती। उसे हम क्या बोलते हैं? टाइम वेटेड एवरेज या एक्सपोजर लिमिट। सो जो हाइड्रोजन सल्फाइड है उसकी टाइम वेटेड एवरेज या एक्सपोजर लिमिट कितनी है? 10 ppm। मीन्स कि अगर 10 ppm वर्क प्लेस पे होंगे तो हम काम सेफली कर सकते हैं। अगर 10 ppm से ऊपर होंगे तो हम फिर ब्रीथिंग ऑपरेटर से यूज़ करेंगे। फिर हमारे पास है सेफ वर्कलोड। सेफ वर्कलोड, जिस तरह मैंने आपको बताया था, जो क्रेन होती है उसकी एक सेफ वर्कलोड लिमिट होती है। इस तरह जितने भी मटेरियल्स हैं उनकी एक सेफ वर्कलोड लिमिट होती है। अगर उसको हम एक्सीड करेंगे तो वो चीज़ कोलैप्स कर जाएगी। फिर हमारे पास है व्हाट इज नियर मिस। नियर मिस क्या है हमारे पास? एनी अनवांटेड अनप्लान्ड इवेंट दैट हैज पोटेंशियल टू कॉज हार्म, डैमेज और लॉस बट डिड नॉट इन्फेक्ट। कोई भी अनप्लान्ड अनवांटेड इवेंट जिसमें नुकसान पहुंचाने का, हार्म पहुंचाने का पोटेंशियल हो पर हकीकत में वो चीज़ हमें नुकसान ना पहुंचाए, उसे हम क्या बोलते हैं? नियर मिस। नियर मिस का मतलब क्या होता है? बाल बाल बच जाना। फॉर एग्जाम्पल, हाइट से एक ईंट नीचे गिरी है, हम नीचे खड़े हुए हैं, हाइट से एक ईंट नीचे गिरी है, वो ईंट हमें नहीं लगी, हमारे बिल्कुल साइड पे गिर गई है, तो ये क्या होगी? नियर मिस होगी, ठीक है? हमें नहीं लगी, उसमें पोटेंशियल है नुकसान पहुंचाने का, बट हमें लगी नहीं है। अगर हमें लगती तो हमने क्या हो जाना था? इंजर्ड हो जाना था। तो फिर वो क्या बन जाना था? एक्सीडेंट। सो वो ईंट हमें नहीं लगी, साइड पे गिर गई, हमें नुकसान उसने नहीं पहुंचाया, तो उसको हम क्या बोलेंगे? नियर मिस। अगर वो ईंट हमें लग जाती तो उसको हम क्या बोलते? एक्सीडेंट। फिर हमारे पास है व्हाट इज फायर। ट्रायंगल ऑफ फ्यूल हीट एंड एनर्जी इज कॉल्ड फायर। केमिकल चेन ऑफ रिएक्शन ऑफ फ्यूल हीट एंड ऑक्सीजन इज कॉल्ड फायर। सो फायर क्या है? फायर लगने के लिए हमें तीन चीज़ों की ज़रूरत होती है। सबसे पहले फ्यूल होना चाहिए, ठीक है? कोई भी चीज़ जिसको आग लग जाए उसे हम क्या बोलते हैं? फ्यूल। जिस तरह वुड है, पेपर है, क्लॉथ्स हैं, ठीक है? पेट्रोल है, डीजल है, मीन्स कि कोई भी चीज़ जिसको आग लग जाए उसे हम क्या बोलते हैं? फ्यूल। फ्यूल होना चाहिए। जो मेन चीज़ है वो क्या है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन होनी चाहिए, फिर
हीट। ये 3 चीज़ें मिलेंगी तो आग लग जाएगी। अगर इन तीनों में से एक चीज़ भी निकाल देंगे तो आग नहीं लगेगी। इसे हम फायर ट्रायंगल भी बोलते हैं। मीन्स के 3 चीज़ें चाहिए आग लगने के लिए, फ्यूल, हीट एंड ऑक्सीजन। ये तीनों चीज़ें मिलेंगी तो फायर लग जाएगी। फिर हमारे पास क्लासेस ऑफ फायर, जो फायर है इसकी मुख्तलिफ क्लासेस होती हैं, जिस तरह क्लास ए है, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी, क्लास के। सो सबसे पहले हमारे पास है क्लास ए। फायर इन्वॉल्व ऑर्डिनरी कंबस्टिबल मटेरियल सच एज वुड, पेपर। ऐसी फायर जो सॉलिड मटेरियल्स को बर्न कर दे, जिस तरह वुड एक सॉलिड मटेरियल है, पेपर, क्लॉथ, ये सारे सॉलिड मटेरियल्स हैं। जो सॉलिड मटेरियल्स को बर्न कर दे उस फायर को हम कहते हैं क्लास ए फायर। फिर हमारे पास क्लास बी, फायर इन्वॉल्विंग फ्लेमेबल और कंबस्टिबल लिक्विड्स सच एज पेट्रोलियम ग्रीसेस। जो फ्लेमेबल लिक्विड्स को फायर बर्न कर दे उसे हम क्या बोलते हैं, क्लास बी। जिस तरह पेट्रोल है, डीजल है, ये सारे फ्लेमेबल लिक्विड्स हैं। फिर हमारे पास क्लास सी, फायर इन्वॉल्विंग एनर्जाइज्ड इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट सच एज कंप्यूटर, ट्रांसफार्मर। जो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट को बर्न कर दे या उसमें लग जाए, जिस तरह कंप्यूटर्स में या ट्रांसफार्मर में जो आग लग जाती है, उसे हम क्या बोलते हैं, क्लास सी फायर। फिर हमारे पास क्लास डी, फायर इन्वॉल्विंग कंबस्टिबल मेटल्स सच एज मैग्नीशियम, सोडियम, पोटाशियम। ऐसी फायर जो कंबस्टिबल मेटल्स को बर्न कर दे, ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं, क्लास डी फायर। फिर हमारे पास एंड पे क्लास के फायर, फायर इन्वॉल्विंग कुकिंग ऑयल्स एंड फैट्स। जो कुकिंग ऑयल की वजह से किचन में आग लग जाती है या फैट्स की वजह से, उसे हम क्या बोलते हैं, क्लास के फायर। सो ये मुख्तलिफ क्लासेस हैं फायर की। फिर हमारे पास है व्हाट इज पास स्टैंड फॉर। पास बेसिकली प्रोसीजर है फायर एक्सटिंग्विशर को ऑपरेट करने का, कि फायर एक्सटिंग्विशर को ऑपरेट किस तरह करते हैं फायर को एक्सटिंग्विश करने के लिए या फायर को बुझाने के लिए। सो पास में पी स्टैंड फॉर पुल द पिन। जो फायर एक्सटिंग्विशर होता है उसकी सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, पिन निकालते हैं। एक पिन लगी होती है, इसका एक लॉक लगा होता है। मैं आपको पिक्चर में दिखाता हूँ। ये देखें, ये फायर एक्सटिंग्विशर है, इसके ऊपर एक पिन लगी हुई है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसकी पिन निकालेंगे। फिर एम द बेस ऑफ फायर। फिर जो फायर एक्सटिंग्विशर है उसका जो होज है उसको हम कहाँ पे रखेंगे, बेस ऑफ फायर पे। जो फायर की बेस है वहाँ पे हम रखेंगे। अगर ऊपर फेंकते रहेंगे केमिकल तो आग नहीं बुझेगी, नीचे से ऑक्सीजन आती रहेगी तो ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं रुकेगी, जिससे आग नहीं बुझेगी। तो जो फायर एक्सटिंग्विशर का होज है उसको हमने कहाँ पे रखना है, बेस ऑफ फायर पे। फिर एस फॉर स्क्वीज द लीवर। जो लीवर है उसको हम क्या करेंगे, स्क्वीज करेंगे। ये इसका लीवर है, इसको स्क्वीज करेंगे तो केमिकल बाहर निकलेगा फायर को एक्सटिंग्विश करने के लिए। उसके बाद स्वीप फ्रॉम साइड टू साइड। फिर स्वीप करते जाएंगे साइड टू साइड आग बुझाने के लिए। जिस तरह झाड़ू लगाते हैं इस तरह साइड टू साइड हम फायर एक्सटिंग्विशर को स्वीप करते जाएंगे ताकि आग बुझ जाए। ये प्रोसीजर होता है फायर एक्सटिंग्विशर को ऑपरेट करने का। फिर हमारे पास है गैसेज लेवल। गैसेस का कितना लेवल होना चाहिए सेफली काम करने के लिए। सबसे पहले हमारे पास ऑक्सीजन 20 टू 23.5% नॉर्मल टू परफॉर्म जॉब। कोई भी हमने जॉब परफॉर्म करनी है वहाँ पे ऑक्सीजन की लिमिट कितनी होनी चाहिए, 20 टू 23.5%। फिर लेस देन 20% यूज स्काबा एंड वीएन हेड साइन। अगर ऑक्सीजन की लिमिट 20% से लेस है तो इसका इफेक्ट किस पे होगा, हमारी बॉडी पे होगा, क्योंकि हमारी बॉडी को मिनिमम 20% ऑक्सीजन चाहिए। अगर 20% ऑक्सीजन नहीं होगी तो हमारा दम घुटने लग जाएगा। तो अगर 20% से लेस ऑक्सीजन होगी तो हमने स्काबा लाजमी यूज़ करना है। स्काबा स्टैंड फॉर सेल्फ कंटेन्ड ब्रीथिंग अपरेटस। ये एक सिलेंडर होता है जिसमें ऑक्सीजन होती है, तो हम ऑक्सीजन जो होती है वो सिलेंडर के थ्रू लेते हैं सांस लेने के लिए। सो हमने फिर स्काबा लाजमी यूज़ करना है और जो डिवीजन हेड है वो परमिट को साइन करेगा। फिर अबव 23.5% नॉट वर्क अलाउड। अगर 23.5% से ऑक्सीजन ज़्यादा है तो हम काम नहीं कर सकते, क्योंकि 23.5% से ज़्यादा ऑक्सीजन होगी तो वहाँ पे आग लगने के चांसेस ज़्यादा होंगे, तो इसलिए हम काम नहीं कर सकते। अगर ऑक्सीजन लेस होगी 20% से तो फिर हम काम कर सकते हैं स्काबा डाल के। फिर हमारे पास हाइड्रोजन सल्फाइड। हाइड्रोजन सल्फाइड की लिमिट कितनी होनी चाहिए, 10 ppm और अबव ब्रीथिंग अपरेटस मस्ट यूज़। सो मिनिमम 10 ppm हमें अलो है। जिस तरह मैंने बताया था एक्सपोजर लिमिट जो है H2S की वो कितनी है, 10 ppm। अगर 10 ppm से ज़्यादा
हाइड्रोजन सल्फाइड होगी वर्क प्लेस पे, तो फिर हमने क्या यूज़ करना है, ब्रीथिंग अपरेटस यूज़ करना है। फिर 10 टू 100 ppm यूज़ काबा एंड वीएन हेड साइन। अगर 10 ppm से ज़्यादा हाइड्रोजन सल्फाइड है, 100 ppm तक है, 100 ppm से ज़्यादा नहीं है, 10 टू 100 ppm है हाइड्रोजन सल्फाइड, तो फिर हम क्या यूज़ कर सकते हैं, स्काबा सेल्फ कंटेन्ड ब्रीथिंग अपरेटस। और फिर जो वीएन हेड होगा वो परमिट को साइन करेगा। और अगर 100 अबव नॉट वर्क अलाउड, अगर 100 ppm से ज़्यादा हाइड्रोजन सल्फाइड है वर्क प्लेस पे, तो हम काम नहीं कर सकते, क्योंकि फिर ये हमारी बॉडी को अफेक्ट करेगी, बंदे की डेथ हो सकती है। फिर हमारे पास है कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड की कितनी लिमिट होनी चाहिए, 35 ppm। 35 ppm हमें अलो है। अगर 35 ppm से ज़्यादा कार्बन मोनोऑक्साइड होगी तो फिर हमने क्या यूज़ करना है, ब्रीथिंग अपरेटस। और अगर 1000 ppm से अबव होगी तो फिर हम कन्फाइंड स्पेस के अंदर काम नहीं कर सकते। सी एस स्टैंड फॉर कन्फाइंड स्पेस। फिर हमारे पास है एल ई एल। एल ई एल स्टैंड फॉर लोअर एक्सप्लोजिव लिमिट। जितनी भी फ्लेमेबल गैसेज होती हैं उनकी एक एल ई एल होती है। सो अबाव 0% एल ई एल नो हार्ट वर्क अलाउड। अगर कन्फाइंड स्पेस के अंदर हम काम कर रहे हैं और फ्लेमेबल जो गैसेज हैं उनकी जो एल ई एल है वो 0% से अबव है, 1% है, 2% है, 3% है, तो हम हार्ड वर्क नहीं कर सकते, क्योंकि वहाँ पे फ्लेमेबल गैसेज हैं। जब फ्लेमेबल गैसेज वहाँ पे होंगी तो जब हम हार्ड वर्क करेंगे, फॉर एग्जांपल वेल्डिंग कर रहे हैं, तो वहाँ पे क्या निकलेंगी, चिंगारियाँ निकलेंगी। ठीक, हीटिंग सोर्स होगा वहाँ पे और ऑक्सीजन भी वहाँ पे होगी, तो फिर क्या होगा, वहाँ पे धमाका हो जाएगा, आग लग जाएगी। ठीक है, तो इसलिए अगर 0% से अबव एल ई एल हो तो हम हार्ड वर्क नहीं कर सकते। फिर 5% टू 10% ब्रीथिंग अपरेटस मस्ट बी यूज। अगर हमने हार्ड वर्क नहीं करना, वैसे हमने काम करना है और एल ई एल 5% टू 10% है, तो फिर हम क्या करेंगे, ब्रीथिंग अपरेटस यूज करेंगे। फिर अबाउ 10% नो वर्क एंड कन्फाइंड स्पेस एंट्री अलाउड। अगर 10% से अबव है एल ई एल फ्लेमेबल गैसेज की, तो फिर हम कन्फाइंड स्पेस के अंदर काम नहीं कर सकते। फिर हमारे पास है व्हाट इज IDLH limit of H2S. IDLH stand for immediate dangerous to life and health. So 100 ppm, अगर H2S की वर्क प्लेस पे लिमिट होगी 100 ppm या 100 ppm से ज़्यादा अगर H2S होगी, तो ये हमारे लिए क्या है, IDLH, इमीडिएट डेंजरस टू लाइफ एंड हेल्थ। ये हमारी ज़िंदगी के लिए क्या है, खतरा है, अबव 100%। फिर हमारे पास है व्हाट इज सेफ लिमिट ऑफ गैसेज ऑक्सीजन H2S कार्बन मोनोऑक्साइड। ये पीछे मैं आपको बता के आया हूँ अभी। ऑक्सीजन 20 टू 23.5% होनी चाहिए। हाइड्रोजन सल्फाइड जो है वो वर्क प्लेस पे 10 ppm से लेस होनी चाहिए, क्योंकि ये लिमिट हमें अलो होती है। अगर इससे ऊपर होगी तो हम ब्रीथिंग अपरेटस यूज़ करते हैं। फिर कार्बन जो मोनोऑक्साइड है वो 35 ppm से लेस होगी। अगर 35 ppm से ज़्यादा होगी तो हम ब्रीथिंग अपरेटस यूज़ करेंगे। फिर गैस टेस्टर नेम, कौन कौन से गैस टेस्टर हैं जिसके थ्रू हम गैस टेस्टिंग करते हैं, हमें पता चल जाता है यहाँ पे ऑक्सीजन की लिमिट कितनी है, हाइड्रोजन सल्फाइड की कितनी है, कार्बन मोनोऑक्साइड की कितनी है। सो एक है हमारे पास T40 रैटलर, एक है हमारे पास MX4 वेंट्स और एक है MX6 आईबर्ट। ये मुख्तलिफ गैस टेस्टर हैं जिनके थ्रू हम गैस टेस्टिंग कर सकते हैं। फिर हमारे पास है मल्टी गैस टेस्टर, जिसके थ्रू हम डिफरेंट गैसेस की कंसंट्रेशन फाइंड कर सकते हैं। उसका नाम क्या है, MX4। फिर हमारे पास होममेड JSA। JSA स्टैंड फॉर जॉब सेफ्टी एनालिसिस। जिस तरह एक रिस्क असेसमेंट होती है, इस तरह एक डॉक्यूमेंट होता है जिसे हम बोलते हैं JSA, जॉब सेफ्टी एनालिसिस। JSA बेसिकली बनाया जाता है एक्सीडेंट से बचने के लिए। जिस तरह रिस्क असेसमेंट बनाई जाती है एक्सीडेंट से बचने के लिए, इस तरह एक JSA बनाया जाता है एक्सीडेंट से बचने के लिए। सो ये कौन बनाता है, सेफ्टी डिपार्टमेंट एंड इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट। फिर हमारे पास व्हाट इज JSA, the document in which we divide the job into different steps. In front of steps we write his hazards and precaution. JSA means looking at work task and considering what is the safety way to complete it. It is way of becoming aware of the hazard involved in doing the job. Means कि कोई भी हमने स्पेसिफिक जो टास्क परफॉर्म करना है उसकी हम स्टेजेस देखते हैं, इसमें कौन कौन सी स्टेजेस इन्वॉल्व हैं काम को करने के लिए, और इसमें हैजर्ड कौन से हैं हम हैजर्ड्स देखते हैं। फिर उन हैजर्ड्स के रिलेटेड हम प्रिकॉशंस सजेस्ट करते हैं कि हमने सेफली काम किस तरह करना है। जिस तरह रिस्क असेसमेंट में हम हैजर्ड को आइडेंटिफाई करके फिर उसके कंट्रोल मेयर्स सजेस्ट करते हैं, इस तरह जो JSA होता है इसमें भी हम हैजर्ड्स को आइडेंटिफाई करते हैं और उसकी प्रिकॉशंस जो होती हैं वो सजेस्ट करते हैं। ये भी रिस्क असेसमेंट की तरह एक डॉक्यूमेंट है।
फिर हमारे पास है डिफाइन एक्सकवेशन। एक्सकवेशन क्या है? डिगिंग मूविंग ऑफ अर्थ थ्रू हैंड टूल इक्विपमेंट एंड एक्सप्लोजिव्स इज कॉल्ड एक्सकवेशन। एक्सकवेशन क्या होती है? बेसिकली जो हम खुदाई करते हैं ज़मीन की, ठीक है, अर्थ को मूव करते हैं, डिग करते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? एक्सकवेशन। जिस तरह अगर हमने कोई पाइपलाइन डालनी हो तो हम एक्सकवेशन करेंगे, या कोई बिल्डिंग है उसकी बेसमेंट बनानी है तो हम क्या करते हैं? एक्सकवेशन करते हैं। मैं आपको एक पिक्चर दिखाता हूँ, आपको समझ आ जाएगी। जिस तरह ये क्रेन है, ये क्या कर रही है? खुदाई कर रही है, एक्सकवेशन कर रही है पाइपलाइन्स डालने के लिए। फिर हमारे पास है एक्सकवेशन टाइप। जो एक्सकवेशन होती है इसकी मुख्तलिफ टाइप्स होती हैं, जिस तरह के एक है मैकेनिकल एक्सकवेशन। अगर हम एक्सकवेशन किसी मशीन के थ्रू करें उसे हम क्या बोलते हैं? मैकेनिकल एक्सकवेशन। जिस तरह ये एक मशीन है, एक्सकवेटर है, ये एक्सकवेशन कर रहा है, ठीक है, तो इसे हम क्या बोलेंगे? मैकेनिकल एक्सकवेशन। फिर हमारे पास मैनुअल एक्सकवेशन। अगर हम एक्सकवेशन बाई हैंड कर रहे हैं, खुद कर रहे हैं, जिसमें पावर इन्वॉल्व नहीं है किसी भी मशीनरी की, तो उसे हम क्या बोलते हैं? मैनुअल एक्सकवेशन। अगर किसी मशीनरी के थ्रू कर रहे हैं उसे हम क्या बोलेंगे? मैकेनिकल एक्सकवेशन। फिर हमारे पास है शोरिंग, बेंचिंग एंड स्लोपिंग यूज्ड टू प्रोटेक्ट केबिन। जब हम एक्सकवेशन करते हैं तो उसकी जो साइड्स होती हैं वो टूट सकती हैं। जो साइड टूट सकती हैं उसे हम क्या बोलते हैं? केव इन हैज़र्ड। सो जो केव इन हैज़र्ड है उससे बचने का तरीका क्या होता है? उसके लिए हम क्या करते हैं? शोरिंग करते हैं, बेंचिंग करते हैं, स्लोपिंग करते हैं। ये मैं आपको एक पिक्चर दिखाता हूँ, आपको समझ आ जाएगी। जिस तरह ये एक्सकवेशन की गई है, ये साइडों पे इन्होंने सपोर्ट लगा दी है, फट्टे लगा दिए हैं, ताकि जो एक्सकवेशन की जो साइडें हैं वो टूट ना जाएँ, मिट्टी नीचे ना आ जाए, ठीक है? तो इसे हम क्या बोलते हैं? शोरिंग। केव इन हैज़र्ड से बचने के लिए ये क्या की गई है? शोरिंग। फिर होती है हमारे पास बेंचिंग। ये जिस तरह आपको दिखाई दे रहा है, स्टेप बने हुए हैं, ठीक है? इसे हम क्या बोलते हैं? बेंचिंग। फिर होती है हमारे पास स्लोपिंग। ये जिस तरह ये आपको नज़र आ रही है, ठीक है? ये नीचे, ये क्या बनी हुई है? स्लोप, ठीक है? ये तीनों मेथड यूज़ किए जाते हैं केव इन हैज़र्ड से बचने के लिए। फिर हमारे पास है व्हाट इज़ द अटैचमेंट ऑफ एक्सकवेशन बिफोर टेकिंग परमिट। कौन-कौन से डॉक्यूमेंट होने चाहिए, ठीक है, जो हमने परमिट के साथ अटैच करने हैं। सबसे पहले प्री एक्सकवेशन चेकलिस्ट। जब एक्सकवेशन करेंगे उसकी एक चेकलिस्ट होती है एक्सकवेशन करने से पहले, वो हमने फिल करनी है। फिर डेली एक्सकवेशन चेकलिस्ट होती है, डेली की बेस पे हम वो फिल करते हैं। फिर इक्विपमेंट चेकलिस्ट होती है, जो एक्सकवेटर है जिसके थ्रू एक्सकवेशन करनी है उसकी हम चेकलिस्ट जो है वो देखेंगे। फिर जेएसए, जॉब सेफ्टी एनालिसिस जो है हमारे पास वो होना चाहिए। ये सारे डॉक्यूमेंट जो हैं ये हमने परमिट के साथ अटैच करने हैं। सो यहाँ पे हमारा लेक्चर नंबर 2 कंप्लीट हो गया है। सो किसी भी चीज़ की अगर आपको समझ नहीं आई, आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सो काइंडली डियर स्टूडेंट्स, सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक पहुँचती रहे। थैंक यू।